Dear students, Assalamu alaikum. Hope that you will be fine by the grace of Almighty Allah in your homes. As you know, we have finished chapter kinematics yesterday, and today we are going to take the new chapter, that is laws of motion, as I already told you in yesterday's lecture. तो laws of motion जो है वो आपने 11th में भी पढ़ा, सॉरी दिस 9th में भी पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आज थोड़ा बहुत आपको ये रिफ्रेश करूंगा आपके जहन को, otherwise I know that you will be uh, knowing these laws of motion very well. So as you know, there are three laws of motion. Before discussing the laws of motion, let me first tell you what is motion and what is rest. Let me remind you, जो आपने 11th में पढ़ा है, मोशन किस चीज को बोलते हैं, कब बोलते हैं कोई बॉडी मोशन में और कब बोलते हैं कोई बॉडी रेस्ट में, ठीक है। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊंगा, जो आपका कमरा है घर में उसी जैसा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जिसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में बोलते हैं। यहाँ पे ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है। अब एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, पॉइंट ए, मान लीजिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। तो जो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम या जो आपका कमरा है, अगर उसके कमरे के सेंटर में कोई बुक पड़ा है, तो जो कमरे के वॉल्स है दे आर द सराउंडिंग्स ऑफ द बुक, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे ये पॉइंट ए है, ये मान लीजिए एक्स से ये 2 मीटर दूर है और वाई से ये 1 मीटर दूर है, ठीक है। यहाँ पे जेड कोऑर्डिनेट भी होता है तो वो मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा। अगर पॉइंट ए जो है ये एक्स से 2 मीटर दूर है, वाई से 1 मीटर दूर है, ठीक है। अगर हम इसको इधर ही रखेंगे तो जो इसकी पोजीशन है, इट इज 2 मीटर्स अवे फ्रॉम एक्स एक्स एंड 1 मीटर अवे फ्रॉम वाई एक्सिस। तो अगर हम इसको उस पॉइंट को नहीं हिलाएंगे, अगर ये टाइम के साथ इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, तो हम तब बोलते हैं कि द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ठीक है। सो इफ द ऑब्जेक्ट ए डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, इसकी पोजीशन क्या है, इट इज 2 मीटर्स फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड 1 मीटर फ्रॉम वाई एक्सिस। तो हम 10 घंटे बाद, 20 घंटे बाद, 30 घंटे बाद देखते हैं कि ये टू जो ऑब्जेक्ट ए है, इट इज 2 मीटर्स अवे फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड 1 मीटर अवे फ्रॉम वाई एक्सिस। तो इसका मतलब है इट हैज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, और दो द टाइम हैज चेंज। सुबह 10 बजे से शाम 10 बजे तक हम देख रहे थे, तो टाइम तो चेंज हो गया, लेकिन इसका इसकी जो पोजीशन है वो वही है, ये 2 मीटर दूर है एक्स एक्सिस से और 1 मीटर दूर है वाई एक्सिस। सो वी से दैट दिस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो जब हम इसको स्टेटमेंट में बोलते हैं, हम बोलते हैं कि a body is said to be at rest if it does not change its position with respect to time, यानी अगर ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है अब टाइम के साथ और विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स का था वाई, यानी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वाई से 1 मीटर दूर है, तो ये 1 ही मीटर शाम तक भी दूर था, एक्स से ये 2 मीटर दूर था, तो शाम को भी हमने देखा 10 घंटे के बाद ये 2 ही मीटर दूर था। तो इसका मतलब विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, नाइदर विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन, सराउंडिंग्स का था एक्स और वाई, एक्स एक्स और वाई एक्सिस। तो हम बोलते हैं ये बॉडी इज एट रेस्ट। सिमिलरली अ बॉडी सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज। अब देखिए, अगर ये बॉडी यहाँ थी ए पर, अब यहाँ से ये हट गई, ये पहुंच गई यहाँ पे पॉइंट बी पर, तो हम पॉइंट बी पे क्या करते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे ये, यहाँ पे 3 मीटर दूर हो गया एक्स एक्सिस से, ठीक है। और जब हम वाई से देखते हैं, मान लीजिए ये 4 मीटर दूर है, तो अब क्या हो गया, इसने अपनी पोजीशन चेंज की, क्योंकि हम कैसे पता चल गया, जब हम मेजर करते हैं इसको एक्स एक्सिस से देखते हैं, तो एक्स एक्सिस से हमें दिखाई देता है कि 3 मीटर है अब। और जब हम वाई एक्सिस से देखते हैं, तो वाई से देखते हैं 4, जहाँ से ये सिर्फ 1 मीटर दूर था, अब ये 4 मीटर दूर है। तो टाइम भी चेंज हो गया, सुबह 10 बजे ये एक्स एक्सिस से 2 मीटर दूर था और वाई एक्सिस से 1 मीटर दूर था, लेकिन शाम 10 बजे हमने देखा ये एक्स एक्सिस से 3 मीटर दूर है और वाई एक्सिस से 4 मीटर दूर है। इसका मतलब है इसने अपनी पोजीशन चेंज की विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग भी, यानी एक्स, इसके सराउंडिंग्स दो है, एक्स और वाई,
एक्सिस। तो विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स भी इसने अपनी पोजीशन चेंज किया है, और विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि टाइम के साथ भी इसने अपनी पोजीशन चेंज की है, तो तब जाके हम बोलते हैं जो ऑब्जेक्ट ए है, इट इज इन मोशन। अब यही याद रखना, बॉडी इज सेड टू बी मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन with respect to its surroundings and with respect to time. And if that does not change its position with respect to time or with respect to surroundings, then it is at rest. तो इसी मोशन के बारे में अब हमें पता चल गया कि बॉडी किसी मोशन में है, तो उसके बारे में हमें कुछ लॉज हैं, दे आर नोन एज न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। अब ये याद रखना, न्यूटन ने एक लॉ और दिया जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो भी न्यूटन ने दिया। दैट लॉ इज डिफरेंट, वो सिंगल लॉ है, और यहाँ पे जो लॉज ऑफ मोशन है वो तीन है। फर्स्ट लॉ बोलेंगे हम अब, it says that the body continues to remain in the state of rest or in the state of uniform motion। अगर आप देखोगे इस कायनात में, इस यूनिवर्स में, आपको सिर्फ बॉडीज दो स्टेट्स में दिखाई देंगे, या तो वो रेस्ट में होंगे या फिर वो मोशन में होंगे। आप कुछ भी देखिए दुनिया में, कोई चीज जो है, अगर आप अर्थ को भी देखोगे, ये विथ रेस्पेक्ट टू यू पीपल और विथ रेस्पेक्ट टू मी और पीपल व्हिच आर लिविंग ऑन दिस अर्थ, विथ रेस्पेक्ट टू देम इट इज एट रेस्ट। अगर आप मौन से देखोगे इस अर्थ को, आपको बिल्कुल ये दिखाई देगी कि ये मोशन में है। सो इस तरह से अगर आप सन को देखोगे, हमें पता है वो भी मोशन में है, कोई बॉडी, अगर अब कोई चीज हमें मोशन में नहीं दिखाई दे रहा है, तो तब जाके वो रेस्ट में ही होगा। तो आप कभी रेस्ट में होते हो खुद, ठीक है, जब आप कमरे में बैठते हो टीका लगा के, तो आप रेस्ट में होते हो, फिर आप उठते हो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हो, मोशन में होते हो, ठीक है। सो स्टेट दो ही हो सकते हैं, आइदर द स्टेट ऑफ रेस्ट और द स्टेट ऑफ मोशन। कोई चीज जिसको दोनों चीजें हो सकते हैं, मोशन भी हो, रेस्ट भी, ये नहीं पॉसिबल है। अगर किसी बॉडी को रेस्ट है तो वो उसको मोशन नहीं हो सकती है, अगर कोई बॉडी मोशन में, तो उसको वो रेस्ट में नहीं हो सकते। आइदर ही कैन बी इन रेस्ट, एट रेस्ट, और ही कैन बी इन मोशन। इसी तरह से बॉडी कैन बी आइदर इन रेस्ट और इन मोशन। तो फर्स्ट लॉ क्या हमें स्टेट करता है, अब कोई चीज जो रेस्ट में है, क्या वो खुद मोशन में चला जाता है, या कोई चीज मोशन में है, क्या वो खुद रुक जाता है, खुद स्टॉप होता है? नहीं। ये फर्स्ट लॉ में बोल रहा है, फर्स्ट लॉ बोल रहा है, इफ ए बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, इट विल कंटिन्यू टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, बिल्कुल ये रेस्ट में ही रहेगा। और इफ इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, अगर ये चल रहा है, ठीक है, इट विल कंटिन्यू टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ मोशन अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। जब तक तो कोई एक्सटर्नल फोर्स आएगा, बाहर से फोर्स आएगा, वो बॉडी के अंदर नहीं होगा, बाहर से आएगा कोई फोर्स जो उसका स्टेट चेंज करेगा। यानी अगर वो रेस्ट में है तो वो उसको ले जाएगा मोशन में, अगर वो मोशन में है तो वो ले जाएगा उसको रेस्ट में। तो मैं आपको एग्जांपल दूंगा नीचे, ए बुक लाइंग ऑन द टेबल। अब एक बुक किस में है, टेबल पे है। आपको लगता है कि वो बुक हिलेगी? कयामत तक नहीं वो हिलेगी उस टेबल से, जब तक न कोई बंदा बाहर से आएगा, बुक के अंदर से नहीं निकलेगा, बाहर से कोई आएगा, उस बुक को उठाएगा और उसको दूसरी जगह पे ले जाएगा या मोशन में ले जाएगा। अदरवाइज इट विल कंटिन्यू टू रिमेन एट द ऑन द टेबल, ठीक है। इसी तरह अगर आप देख रहे हो बॉल विच इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड, जब उसको हिट करते हैं हम, तो कभी आप बोलोगे कि नहीं सर, कभी कभी तो बॉल खुद रुक जाती है? नहीं, कोई फोर्स होगा जिसने उसको रोका होगा, जिसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं। जब बॉल रोल करते हैं ओवर द ग्राउंड, ठीक है, अलोंग द ग्राउंड और ऑन द ग्राउंड, तो हम क्या देखते हैं, बॉल जो है कभी फील्डर उसको रोकता है, तो वो फील्डर जो है वो हो गया एक्सटर्नल फोर्स, उसने रोका, उसने उसको क्या उसकी मोशन को रेस्ट में लिया। लेकिन कभी खुद रुक गया, बात आप बोलोगे अब तो कोई एक्सटर्नल फोर्स दिखाई नहीं दे रहा है, दो दैट एक्सटर्नल फोर्स इज इनविजिबल बट इट इज देयर, एंड दैट एक्सटर्नल फोर्स इज फ्रिक्शनल फोर्स। जमीन की जो फ्रिक्शन होती है वो उसको रोकती है, ठीक है। कभी साइकिल आप चलाते हो, ठीक है, फिर आप पेडलिंग बंद करते हो, पेडल देना बंद करते हो, तो क्या हो जाता है, साइकिल खुद ब खुद कभी रुक जाता है रोड पे। तो कैसे रुक जाता है? आप बोलोगे देखो सर, ये साइकिल खुद चल रहा है, तो कौन सा एक्सटर्नल फोर्स आ गया? दैट इज आल्सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द रोड, ठीक है, वो उसको रोकता है। तो खुद कोई बॉडी नहीं रुकी, या आपको अदर यू और अगर आपको कभी ब्रेक भी लगाना पड़ता है, गाड़ी चलती है, फिर आप ब्रेक लगाते हो, और आप ब्रेक नहीं लगाओगे तो गाड़ी रुकेगी नहीं। आप बोलोगे नहीं सर हमने ब्रेक नहीं लगाई, लेकिन आगे जाके आधा किलोमीटर आगे जाके गाड़ी खुद ब खुद रुक गई। कैसे रुक गई? दैट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज आल्सो इनविजिबल एक्सटर्नल फोर्स, जो हमें दिखाई नहीं देता है, बट इट इज देयर। जो न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइन्स फोर्स, तो जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है ये हमें फोर्स की डेफिनेशन देता है। ये फोर्स है तो है क्या चीज, फोर्स है तो है क्या चीज, डेफिनेशन देगा हमको ये, ठीक है।
द फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट। ये क्या बोलता है हमको, ये एक एक्सटर्नल एजेंट है, यानी जो बॉडी मोशन में है उसके अंदर कोई चीज नहीं है जो उसको रोकेगा, कोई चीज नहीं उसके अंदर, बाहर से कोई चीज आएगा जो उसको रोकेगा। इसी तरह से जो बॉडी रुकी हुई है, रेस्ट में है, अंदर कोई चीज नहीं होगा जो उसको बोलेगा चलो। ठीक है, द फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट इन द फॉर्म ऑफ पुल और पुश। इसकी दो ही शक्लें होती है, पुल और पुश। दरवाजा बंद करो, या तो पुल करना पड़ेगा या तो पुश करना पड़ेगा। बुक को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, या बुक को हटाना है अपनी जगह से, या पुल करना पड़ेगा या पुश करना पड़ेगा, धक्का मारना पड़ेगा या खींचना पड़ेगा। ठीक है, आपको साइकिल को रोकना है, आगे से रोकोगी तो पुश करोगी, पीछे से रोकोगी तो पुल करोगे। ठीक है, तो ये हमेशा जो फोर्स होता है ये पुल होता है, या इसकी शक्ल जो है वो पुल या पुश होती है। तो फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट कौन है जो इसको रोकता है, ये फोर्स है। उसका काम क्या है, इस फोर्स का काम क्या है, वी चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी। ये बॉडी का स्टेट चेंज करता है, यानी अगर बॉडी रेस्ट में है ये उसको मोशन में ले जाता है, कौन, फोर्स। या अगर वो मोशन में है वो उसको रेस्ट में लेता है। मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है, वो है टेंड्स। टेंड्स का मतलब क्या होता है, एक पत्थर है रोड पे, आप गए आपने उसको हटाया, ठीक है, तो आपने उसको रेस्ट से मोशन में लिया, ठीक, आपने उसको पुश किया। मैंने अभी बोला जो पुश है वही फोर्स है। या आपने उसको खींचा अपनी तरफ तो आपने पुल किया तो वही फोर्स है, पुश या पुल फोर्स होता है। ठीक है, लेकिन अब सवाल है कि दूसरा बच्चा आता है छोटा, वो भी उसको धक्का मारता है लेकिन पत्थर हिलता ही नहीं है, क्या उसने फोर्स नहीं लगाया, यही को बोलते हैं टेंस। वो कोशिश करता है उसको स्टेट चेंज करने की। फोर्स का काम है आइदर इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी, यानी वो उसको रेस्ट से मोशन में ले जाएगा, और इट विल ट्राई, टेंड मीन्स इट विल ट्राई, टेंड मीन्स ट्राई, it will try to change the state of the body। ठीक है, यानी क्या स्टेट, स्टेट क्या होगा बॉडी का, रेस्ट या मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आल्सो डिफाइन्स इनर्शिया। अब ये एक और चीज की हमें डेफिनेशन देता है, दैट इज इनर्शिया। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हमें दो डेफिनेशन देता है, एक देता है फोर्स की डेफिनेशन। अब फोर्स आपको पता चल गया, ये एक्सटर्नल एजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ पुल और पुश, व्हिच चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी। जब मैं बोलता हूँ ये स्टेट ऑफ अ बॉडी, तो स्टेट दो ही होते हैं, या रेस्ट होता है या मोशन होता है। ठीक है, ये रेस्ट को मोशन में ले जाएगा बॉडी को, बॉडी जो रेस्ट में उसको मोशन में ले जाएगा, या जो मोशन में उसको रेस्ट में ले जाएगा, या कोशिश करेगा। नहीं कर सकता है मोशन में नहीं ले सकता है, तो कम से कम ये 10 इट विल ट्राई टू चेंज इट स्टेट। अब दूसरी डेफिनेशन देता है हमें फर्स्ट लॉ, वो है इनर्शिया की। ठीक है, द इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय व्हिच ऑफ इट इट डज नॉट चेंज इट्स स्टेट बाय इटसेल्फ, और इट अपोजेस द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। वो क्या होता है, मसलन एक पत्थर जब आप देखते हो वो ग्राउंड पे पड़ा है, आप उसका स्टेट चेंज करना चाहते हो, अगर आपने उसको हाथ से टच किया होता तो वो खुद चेंज हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप धक्का मारते हो वो फिर भी नहीं होता, फिर आप अपना फोर्स बढ़ाते हो फिर भी होना है, फिर जब आप ज्यादा फोर्स लगाते हो तब जाके वो उठता है। यानी जब आपने फोर्स लगाया तो वो क्या बोलता है, मैं नहीं हटूंगा, वो अपोज करता है। आप धक्का मारते हो, वो आपके धक्के को अपोज करता है, वो नहीं मानता है कि मैं अपना स्टेट चेंज करूंगा, क्योंकि उसमें एक प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं इनर्शिया, इनर्शिया। ठीक है, आप समझ गए। अब ये नहीं बोला आप जब बैठे होते हो तो फिर बोलोगे सर मैं बैठा था, मेरे अंदर इनर्शिया था, कोई एक्सटर्नल फोर्स आया नहीं जिसने मुझे, जब आप उठते हो तो आप पैर से जमीन को पीछे की तरफ धक्का मारते हो। ठीक है, तो जमीन आपको आगे की तरफ धक्का मारते हैं, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप जमीन को पीछे की तरफ धक्का मारते हो पैर से, तो जमीन आपको आगे की तरफ धक्का मारता है। ठीक है, तब जाके आप चलते हो। तो खुद नहीं, ये एक्सटर्नल फोर्स का, जिस जब आपने जमीन को पीछे की तरफ धक्का मारा, जमीन ने आपको एक्सटर्नल फोर्स आगे की तरफ लगाया, तो आप चलने लगे। तो इनर्शिया क्या है, ये बॉडी पे एक प्रॉपर्टी होती है। अगर कोई पत्थर बैठा, मैंने अभी आपको बोला जो बुक थी टेबल पे, उसको बोलते चलो बुक हट जाओ वहां से, तो वो हट जाता तो उसमें कोई इनर्शिया नहीं होता, लेकिन वो हटता ही नहीं है। फिर मैं फोर्स लगाता हूँ वो हटता ही नहीं, फिर आगे ज्यादा फोर्स लगा तो नहीं हटता है। ठीक है, तो इसलिए नहीं हटता क्योंकि उसके अंदर इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, the inertia of a body is defined as the property of a body by virtue of which it opposes the change in its state of rest or of uniform motion। Therefore Newton's first law is also called the law of inertia। इसीलिए न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। कल कोई पूछेगा आपसे
व्हाट इज लॉ ऑफ इनर्शिया, आपने सीधे बोलना न्यूटन फर्स्ट लॉ। ठीक है, फर्स्ट लॉ मैंने आपको डेफिनेशन ऊपर बताई, उसका स्टेटमेंट मैंने आपको बताया। अब है क्या है, हैवियर द बॉडी ग्रेटर इज द इनर्शिया। जितना बॉडी हैवी होगा, जितना बॉडी का मास ज्यादा होगा, उतना उसमें ज्यादा इनर्शिया होगा, उतना आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको हटाने के लिए। ठीक है, छोटा पत्थर होगा, आपने थोड़ा सा फोर्स लगाया तो हट गया। बड़ा पत्थर होगा तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना है। कोई पूछेगा उसको ज्यादा फोर्स क्यों लगाना पड़ा, और उसको क्यों कम फोर्स लगाना पड़ा, तो आप बोलना उसमें ज्यादा इनर्शिया था बड़े पत्थर में, क्योंकि उसमें मास ज्यादा था, और छोटे पत्थर में कम इनर्शिया था, तो क्योंकि उसमें कम मास था। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया की तीन किस्में हैं। एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये जो भी मैंने बोला था, प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, जो बॉडी रेस्ट में होगा उसमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट होगा, जो बॉडी मोशन में होगा उसमें इनर्शिया ऑफ मोशन होगा। सो द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय व्हिच ऑफ इट अपोज द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। ये बैठा रेस्ट में आराम कर रहा है, अब हिलने के लिए हटने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर एक प्रॉपर्टी, आप अब उसको फोर्स लगा के वो अपोज करता है, बोलते मैं नहीं हटूंगा। ठीक है, उस इनर्शिया को बोलते हैं इनर्शिया रेस्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने, अब बताओ देखिए ये किस तरह होता है। मैंने बस स्टार्ट सडनली, अब बस में बैठे हो, खड़े खड़े हो आप, ठीक है, अब बस में खड़े हो या ट्रक में खड़े हो, ट्रक में पीछे बैठो खड़े हो, ठीक है। तो अब बस जो है या ट्रक जो है, इट स्टार्ट सडनली, इसने गाड़ी निकालनी शुरू कर दी अचानक, आपको पता नहीं, आप ट्रक के पीछे बैठे हैं, ट्रक उसने स्टार्ट तो रखी है गाड़ी, अब वो निकलने वाला है। जब वो निकलने लगा तो आप किधर किधर गिर जाते हो, पीछे की तरफ गिर जाते हो। द पैसेंजर टेंड्स टू फॉल बैकवर्ड्स, जो पैसेंजर होगा उसमें वो बैकवर्ड की तरफ गिर जाता है, ठीक है, बिकॉज हिज लोअर पार्ट जो है स्टार्ट्स मूविंग विद द बस। जो लोअर पार्ट जो उसके पैर है वो गाड़ी के साथ है, गाड़ी आगे निकलने लगी, ठीक है, उसके पैर भी आगे निकलने लगे, लेकिन जो उसका अपर पार्ट है वो क्या होता है, ट्राइज टू रिमेन एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बना के दूंगा। देखिए ये ट्रक है, ठीक है, अब ट्रक इस तरफ जा रही है, तो आप इस ट्रक पे इधर बैठे हो, खड़े हो आप, ठीक है। अब ट्रक जब आगे की तरफ जाएगी, ठीक है, यहाँ से आगे की तरफ जो आपके पैर हैं, ये मान लीजिए मैं यहाँ तक दिखाऊंगा, यहाँ तक जो है ये भी जाएगा गाड़ी के साथ, बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू द ट्रक, ठीक है, और बस जो ये पे, अब मान लीजिए यह गाड़ी यहाँ पहुंच गई, तो आपका जो अगले वाला हिस्सा है वो यहाँ पे पहुंच गया, देखिए, लेकिन जो हेड है वो उधर ही रह गया। ये हो गया इस तरह। अब आपकी हाल हेड, क्योंकि हेड अपनी जगह पे है, वो हट हिलता ही नहीं है, ठीक है, पैर तो हिल गया लेकिन हेड हिलता ही नहीं, हेड उधर ही रह गया, तो आपकी क्वेश्चन ये हो जाएगी इस तरह, तो आप इस तरफ गिर जाओगे पीछे की तरफ, ठीक है, क्योंकि पैर तो आगे चले गए गाड़ी के साथ, लेकिन जो हेड है वो अपनी जगह पे रह गया, क्योंकि ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, वो बोलता है मैं नहीं हटूंगा। पैर उनको तो गाड़ी ने अपने साथ ले लिया, लेकिन हेड क्या है, वो जो जहाँ पे था उसने बोला मैं उधर ही रहूंगा। अब पैर यहाँ पे थे, ठीक है, यहाँ पे पैर थे, तो पैर पहुंच गए यहाँ पे, हेड रह गया उधर ही जहाँ पे था, तो अब टीढ़ा हो गया, बॉडी टीढ़ी हो गई, ठीक है। हेड क्यों रह गया उधर ही, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, उसमें रेस्ट था, पैरों में भी रेस्ट था, पैरों को तो गाड़ी ने ले लिया मोशन में अपने साथ, तो जो हेड है वो अपनी जगह रह गया, तो आदमी टीढ़ा हो जाता है और गिर जाता है बैकवर्ड की तरफ। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट था ये, ठीक है। अब इनर्शिया ऑफ मोशन, ये उसी तरह है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट अपोज द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। अब गाड़ी मोशन में है, कोई रोकना चाहता है उसको, वो रुकती ही नहीं है, कोई रोकना चाहता है उसको, वो रुकती ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो बोलते मैं रुकूंगी नहीं। दैट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। उसमें एक इनर्शिया होता है, एक प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से वो बोलता है कि मैं रुकूंगा नहीं, मैं रेस्ट में नहीं जाऊंगा, ठीक है, वो बॉडी बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। इसकी एग्जाम्पल भी ये गाड़ी गाड़ी की से, अब मैं यहाँ थोड़ा ऊपर दिखाऊंगा आपको, नीचे जगह नहीं है। ये देखिए यहाँ पे ये ट्रक है, ठीक है, अब आप ट्रक में बैठो, गाड़ी चल रही है, ये याद रखना, ट्रक इज इन मोशन। तो यहाँ पे इसने ब्रेक लगाया, ड्राइवर ने क्या लगाया, ब्रेक। जब ब्रेक लगाया उसने, ठीक है, तो ये जो गाड़ी है ये यहाँ से अब
यहाँ रुकेगी, उधर रुकेगी नहीं, यहाँ से ये यहाँ तक जाएगी कम से कम। इसका मतलब है जब उसने ब्रेक लगाई तो गाड़ी रुक जाएगी, तो ये जो इसके पैर है पैसेंजर की ये भी रुक जाएगी, ठीक है। लेकिन जो हेड है वो आगे जाएगा, क्यों जाएगा? वो किस में था? मोशन में था। पैर भी मोशन में थे, लेकिन ड्राइवर ने ब्रेक लगाई, गाड़ी रुक गई तो पैर भी रुक गए। लेकिन जो हेड वो भी मोशन में था, तो उसको रोकने वाला कोई चीज नहीं, वो आगे जा रहा है, ठीक है। तो हेड यहाँ पे पहुंच गया, पैर इधर रह गए, ये देखिए पैर इधर रह गए, हेड पहुंच गया यहाँ पे। क्योंकि वो क्या बोलते हैं, हम रुकेंगे नहीं, वो आगे तो चल रहे थे, तो जब वो रुकेंगे नहीं तो बंदा जो है वो टीला हो जाएगा, तो आगे की तरफ गिर जाएगा, इधर गिर जाएगा वो, इस डायरेक्शन में, ठीक है। क्योंकि टीला हो गया, अब बंदा इस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो वो गिर जाएगा फिर नीचे इस तरह, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। So when the bus stops up suddenly, the passenger tends to fall far in the forward direction because his lower part stops suddenly with the bus, and the upper part tends to continue its motion due to inertia of motion. अब एक और inertia है, वो है inertia of direction। ये भी वही प्रॉपर्टी कि कोई बॉडी, हर एक बॉडी स्ट्रेट चलना चाहती है, कोई बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहती है। अगर आप करोगे तो वो उसको अपोज करेगा, वो बोलेगा मैं नहीं करूंगा अपनी डायरेक्शन। आपने साइकिल चलाया होगा, आपने हाथ से उसको थोड़ा क्या डायरेक्शन चेंज, फिर आपने हाथ से छोड़ दिया तो वो फिर सीधा चलता है, क्यों? वो बोलते हैं मैं अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करूंगा। आपने खुद देखा होगा साइकिल तो आप चलाते होंगे, आज लड़कियां भी चलाती हैं, तो क्या देखेंगे आप वहां पे, जब आप साइकिल चलाते हो फिर अपने हाथ से थोड़ा आपको करो आगे, अपने हाथ से डायरेक्शन चेंज की, लेकिन आप जब छोड़ते हो हैंडल को तो वो साइकिल फिर सीधा हो जाता है। वो बोलते हैं मैं नहीं डायरेक्शन चेंज करूंगा, वो उसी डायरेक्शन में चलता है, ठीक है। सो द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, या इट अपोजेस द चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया मोशन। ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, सॉरी यहाँ पे तो करेक्शन है, यहाँ पे लिखना इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। inertia of ये inertia of डायरेक्शन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द बस राउंड ए कर्व सडनली, अगर आपने कहीं पे देखा होगा जब गाड़ी इस तरह चलती है, ये गाड़ी आ रही थी यहाँ से इस तरह आ रही थी, ठीक है। अचानक यहाँ पे उसने इस तरह किया, यहाँ से चली गई, यहाँ देखना आप इस पोजीशन पे, यहाँ पे जो कर्व है, ठीक है, यहाँ पे जो कर्व है यहाँ पे आप देखना, ये जो पैसेंजर यहाँ पे बैठा था ये, ठीक है। तो अब इस ये क्या था, ये इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो यहाँ पे जाके जब कर्व पे पहुंच गया तो ये देखना, ये गाड़ी अब चली गई इधर, ठीक है। लेकिन जो पैसेंजर है वो इस तरफ जाएगा, ये याद रखना। वो बोलता है मैं इस तरफ जाऊंगा, तो ये क्या है, जो ये साइड होगा, मान लीजिए ये है ना, ये साइड इधर इसके साथ टकराता है, वो गाड़ी के खिड़की जो होती है वहां पे उसके साथ वो स्ट्राइक करता है, उसके साथ वो टकराता है, किसके साथ? खिड़की के साथ। क्यों? क्योंकि वो उसी डायरेक्शन में जाना चाहता था, जहां से खिड़की है वो उसी डायरेक्शन में जाना चाहता था, तो इसलिए वो उसके साथ टकराता है। अच्छा, ये क्यों होता है? फॉर एग्जाम्पल व्हेन द बस राउंड से करो सडनली द पैसेंजर टेंड्स टू फॉल आउटवर्ड्स, वो आउटवर्ड, मैंने पहले बोला बैकवर्ड की तरफ गिर जाता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट में, इनर्शिया ऑफ मोशन में फॉरवर्ड की तरफ गिर जाता है, लेकिन इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में आउटवर्ड्स गिर जाता है। अगर वो राइट साइड में बैठा होगा बस में तो जो राइट हैंड उसका उसी साइड में वो गिर जाएगा, ठीक है। बिकॉज ही वांट्स टू मेंटेन हिज डायरेक्शन ऑफ मोशन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये फर्स्ट लॉ था, ठीक है। अब सेकंड लॉ पढ़ेंगे हम। फर्स्ट लॉ आपने पढ़ा, अच्छी तरह से पढ़ा, वो याद रखना और अपनी नोटबुक पे लिखना। सेकंड लॉ क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। The change always takes place in the direction of the applied force. Consider a body of mass m moving with velocity v. The linear momentum of the body is given by, देखिए आप,
अब जो बॉडी रेस्ट में होता है, ठीक है, हमने देख लिया उसमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है या इनर्शिया ऑफ मोशन होता है। अब मोमेंटम क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन द बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। जो भी बॉडी मोशन में होती है उसमें मोमेंटम होता है, ये याद रखना। जो भी बॉडी मोशन में होती है, यानी चलती है, रुकी हुई नहीं है, चलती है, उसमें क्या होता है? मोमेंटम होता है। मोमेंटम मोशन ही मान लीजिए आप बोलोगे इन अदर वर्ड्स के उसमें मोशन होती है, गाड़ी में मोशन होती है। मोशन का दूसरा नाम है मोमेंटम, ठीक है। अब मोमेंटम क्या है? द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय, हमें पता है इसका जो मैग्नीट्यूड है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय p इज इक्वल टू mv। मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम, ठीक है। अब रेट ऑफ चेंज जब हमने निकाला तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। दैट इज गिवन बाय डी बाई डी टी। अब इसको जो ऊपर पी इज एम, इसको यहाँ लेफ्ट साइड में भी डी बाई डी टी लिखना है, और राइट साइड में भी डी बाई डी टी लिखना, जो मैंने यहाँ पे लिखा है नीचे, ठीक है। डी बाई डी इस साइड में भी लिखना है, इस साइड में भी लिखना है, ठीक है। अब ये बन जाएगा डी पी बाई डी टी। अब आगे उसने क्या बोला है? देखिए, गाड़ी चल रही है, उसमें मोमेंटम है एम वी, याद रखना एम वी होगा उसका मोमेंटम। मसलन अगर बॉडी का वेट 10 kg है, मास 10 kg है और इसकी वेलोसिटी 10 मीटर है, तो मोमेंटम कितना बन जाएगा? इसको 10 इंटू 10 हो, 10 इंटू 10 वो हो गया 100, ठीक है। तो मान लीजिए इस बॉडी का मोमेंटम है 100। अब आपने इसको पुश किया, धक्का मारा, इसका मास तो चेंज नहीं हो जाएगा, वो 10 kg था तो 10 kg रहेगा, चाहे आप कितना भी धक्का मारो, लेकिन इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। जब इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, वो 10 थी अब वो 15 होगी, तो जब दूसरा मोमेंटम अब बन जाएगा, इसका फाइनल मोमेंटम बन जाएगा, वो बन जाएगा 10 इंटू 15। मास तो 10 ही है और अब वेलोसिटी होगी 15, वो बन जाएगा 150, ठीक है। अब 150 में से पहला पहला मोमेंटम था 10 इंटू 10 100, दूसरा मोमेंटम बन गया 15 इंटू 10, वो हो गया 150। अब चेंज कितना हो गया मोमेंटम? वो हो गया 150 माइनस 100, दैट इज 50, ठीक है। अब ये 50 कितने टाइम में चेंज हो गया? चेंज इन मोमेंटम तो 50 है, ठीक है। अगर ये 50 10 सेकंड में चेंज हो गया है, तो फिर 50 को हमें 10 से डिवाइड करना है, तो वहां निकलेगा 5। तो 5 जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, यानी एक सेकंड में कितना चेंज हो गया। हमें रेट ऑफ मोमेंटम का होगा ये कि एक सेकंड में कितना मोमेंटम चेंज हो गया। तो एक 10 सेकंड में तो हमें पता है 50 हो गया चेंज, तो 100 से 150 बन गया, लेकिन टाइम तो उसको लग गया 5 सेकंड उस चेंज होने में। तो इसका मतलब वो एक सेकंड में 5 मोमेंटम चेंज हो गया। सो जो 5 है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इसका मतलब हो गया डी पी बाई डी टी, डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी। एम को हमने बाहर इसलिए निकाला क्योंकि जो एम है वो मास है, ठीक है। एम क्या है? मास है। तो इट विल बी इक्वल टू डी वी बाई डी टी, एम डी वी बाई डी टी। एम को हमने बाहर निकाला है। दिस इंप्लाइज डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू एम, ठीक है। डी वी बाई डी टी हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। डी वी बाई डी टी का मतलब क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। डी पी बाई डी टी हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और डी वी बाई डी टी हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। फिर से मैं आई एम रिपीटिंग अगेन, डी पी डी पी बाई डी टी इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एंड डी वी बाई डी टी इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा है। लेट मी डिनोट दिस इक्वेशन बाय फर्स्ट, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वो क्या बोलता है? वो बोलता है जो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स। जितना आप फोर्स अप्लाई करोगे उतना ही चेंज मोमेंटम होगा। अभी मैंने जो 5 बोला आपको कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वो 5 है, वो 5 अब किसी ने मुझसे ज्यादा फोर्स लगाया, उसका 5 ही नहीं होगा, उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज्यादा होगा, ठीक है। उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज्यादा होगा, ठीक है। उसका मतलब हो गया जो dp बाई dt है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f, या हम उल्टा करके उसको बोलते हैं f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाई dt। तो dp बाई dt हमें किसके बराबर निकला है? m a। तो इसलिए f प्रोपोर्शनल टू m a। यहाँ पे देखिए a f के बदले मैंने f ही लिखा है। अब जो यहाँ पे dp बाई dt है, उसके बदले हमें क्या वैल्यू लिखा? m a, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। अब प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए इक्वलिटी लगानी पड़ती है, तो इज इक्वल और के हो गया कांस्टेंट। ये दो चीजें जब हम लगाएंगे तब जाके प्रोपोर्शनलिटी हटती है। या एक इक्वलिटी लगाना पड़ता है और एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो इक्वलिटी यहाँ पे इज इक्वल है और एक कांस्टेंट के है, ठीक है। ये बन जाएगा
के एम ये अब के जो कांस्टेंट है वह के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हमें इसका वैल्यू निकालना है के का वैल्यू कितना है इफ एफ इज इक्वल टू 1 न्यूटन अगर एफ 1 न्यूटन होगा ए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा देन के विल बी ये याद रखना ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है यहाँ पे ठीक है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये स्क्वायर जो है ये एस के साथ है यहाँ पे लिखना है ठीक है देन के इज इक्वल टू 1 खुद आप देख सकते हो अब देखिए यहाँ ए के बदले भी 1 सब्स्टिट्यूट करना है मास जो है वो भी 1 सॉरी एम भी क्या लिखना है 1 kg लिखना है ठीक है और एफ लिखना है 1 न्यूटन ठीक है तो यहाँ पे मैंने एम नहीं लिखा था तो एम आप खुद लिखना एम का वैल्यू भी लिखना है 1 kg ठीक है 1 kg तो एम को 1 kg लेना है ठीक है यहाँ पे इस एम को 1 kg ले लीजिए ए को भी 1 ले लीजिए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एफ को 1 न्यूटन ले लीजिए सो एफ के बदले भी 1 लिखना है एम के बदले भी 1 ए के बदले 1 तब के का वैल्यू भी कितना निकलेगा 1 निकलेगा अब यूनिट ऑफ फोर्स क्या है ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन ये आपको पता ही है इफ एम इज इक्वल टू 1 kg ए इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ठीक है देन F is equal to 1 न्यूटन द CGS यूनिट ऑफ फोर्स इज डायन छोटा यूनिट उसका क्या होता है डायन जिस तरह ऐसा मीटर होता है लेंथ का यूनिट इसी तरह सेंटीमीटर भी होता है मिलीमीटर भी होता है वो छोटे यूनिट होते हैं इसी तरह फोर्स का बड़ा यूनिट है न्यूटन छोटा यूनिट है डायन ठीक है 10 रेज़ पर 5 डायन ठीक है 10 रेज़ पर 5 डायन इज इक्वल टू 1 न्यूटन जिस तरह से 100 सेंटीमीटर 10 रेज़ पर 2 भी बोल सकते हो सेंटीमीटर 100 को हम 10 रेज़ पर 2 भी बोल सकते हैं 10 रेज़ पर 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर इसी तरह 10 रेज़ पर 5 डायन इज इक्वल टू 1 न्यूटन thus Newton's second law of motion gives the magnitude of force फर्स्ट लॉ क्या देता है डेफिनेशन ऑफ फोर्स और डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया सेकंड लॉ देता है हमें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ठीक है व्हेन अ बॉडी इज मूविंग यूनिफॉर्मली अलोंग ए स्ट्रेट लाइन अगर बॉडी यूनिफॉर्मली चलती है यानी यूनिफॉर्म मोशन में है कोई बॉडी जिसकी वेलोसिटी हम जहां भी देखते हैं मान लीजिए हंदवाड़ा से बारामूला तक गाड़ी जा रही है उसके हम देख रहे हैं कि जहां भी हम उसको उसकी वेलोसिटी देखते हैं वो 20 या 20 किलोमीटर पर आवर है जहां भी हम देखते हैं वो 20 आगे जाते हैं तो पीछे जाते हैं ना उसकी इंक्रीज होती है वेलोसिटी डिक्रीज होती है इसका मतलब उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रोकने के लिए हमें किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है याद रखना वो खुद रुकेगी क्यों क्योंकि जो एक्सलेरेशन है यहाँ पे देखिए ये हमें उसी बॉडी को रोकने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगाने पड़ेगा जिसमें एक्सलेरेशन होगी जिसमें एक्सलेरेशन नहीं होगी उसमें क्योंकि जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब समझ में आ गया मतलब मैं बताऊंगा आपको एक बॉडी है यहाँ पे उसकी वेलोसिटी 10 थी ठीक है जब वो यहाँ पे पहुंच गई यहाँ पर भी हमने देखा इसकी वेलोसिटी 10 ही है बीच में एक जगह पे हमने देखा था जहां पर भी हम देखते हैं यहाँ पे भी इसकी वेलोसिटी 10 ही है तो अब व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी इसकी वेलोसिटी चेंज होती है नहीं होती है वो जीरो है तो चेंज इन वेलोसिटी कॉल्ड एक्सेलरेशन इसीलिए बोलते हैं एक्सेलरेशन जीरो है ठीक है तो जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो एफ जो है यहाँ पे देखिए आप व्हेन ए इज जीरो इट मींस एम इनटू जीरो इज जीरो इट मींस एफ इज इक्वल टू जीरो जब एफ जीरो है इसका मतलब होगा एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो इसलिए जब यूनिफॉर्म मोशन में कोई बॉडी होती है उसको रोकने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है so no extra force is required to set off the body which is in uniform motion or which is moving uniformly अब थर्ड लॉ क्या है इट स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन जब आप किसी के माथे पे किसी के रुखसार पे ठीक है थप्पड़ मारते हो तो आप उसके माथे पे उसके रुखसार पे फोर्स लगाते हो वो हो गया एक्शन आपने जो हाथ से लगाया लेकिन ये याद रखना जो उसका रुखसार है वो भी आपके हाथ पे फोर्स लगाते हो वो हो गया रिएक्शन ठीक है जब आप धक्का मारते हो दीवार को जो वॉल है दीवार आप यू रूम आप उस पे हाथ रखो फिर धक्का मारो आपने उस पे फोर्स लगाया वो हो गया एक्शन
लेकिन याद रखना दीवार पे आपके हाथ पे फोर्स लगाते वो हो गया रिएक्शन। तो जितना आप यहाँ से फोर्स लगाओगे उतना ही वो भी वहां से लगाएगा, क्योंकि जितना फोर्स, जितना एक्शन में फोर्स होता है उतना रिएक्शन में भी फोर्स होता है। सो एक्शन एंड रिएक्शन आर टू फोर्सेस, ये याद रखना। एक्शन एंड रिएक्शन आर टू फोर्सेस। ठीक है, जब किसी जगह पे एक्शन भी होता है रिएक्शन भी होता है, फिर एक ही वर्ड हम यूज करते हैं, उसको बोलते हैं इंटर एक्शन। तो जल्दी जल्दी बोलते हैं इंटरेक्शन इंटरेक्शन। वो एक्चुअली इंटर एक्शन है, वो एक्शन ही होते हैं, यानी वो एक दूसरे को फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो वो आप पढ़ोगे अभी आगे, इंटरेक्शन। तो इट्स इट इज दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जिस चीज पे भी आपको जितना, अगर किसी चीज पे आप 100 न्यूटन फोर्स लगाते हो तो वो चीज आप पे 100 न्यूटन फोर्स लगेगा। यानी अगर किसी को आप 100 फोर्स के 100 फोर्स न्यूटन के हिसाब से थप्पड़ मारोगे तो वो जो उसका फेस होगा वो भी आपके हाथ पे 100 न्यूटन फोर्स लगाएगा, आपके हाथ को भी लगेगी। ठीक है, कंसिडर एन आइसोलेटेड सिस्टम। अब हमें आइसोलेटेड सिस्टम लेना है। आइसोलेटेड सिस्टम हो गया, मान लीजिए अगर आपका कमरा है, ठीक है, उसमें पार्टिकल्स है इन द एयर, ठीक है, तो उस पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, यानी बाहर से कोई फोर्स उन पे कुछ नहीं करता, वो खुद करते हैं, एक दूसरे के साथ धक्का मारते हैं, एक दूसरे को एक्शन करते हैं, एक दूसरे पे रिएक्शन भी करते हैं। ठीक है, या आप एक ही वर्ड बोल सकते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है, इंटरेक्शन क्या हो गया, जब एक्शन भी होगा रिएक्शन भी होगा तो एक ही वर्ड यूज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं इंटरेक्शन। तो वो इंटरेक्शन करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, लेकिन बाहर से खिड़की से बाहर से कोई हाथ नहीं अंदर घुसाता है तो फिर उसको उनको धक्का मारता है। तो ऐसे सिस्टम को जहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स उस सिस्टम पे काम नहीं करता है, कोई बाहर से धक्का वक्का नहीं मारता, न कोई पुश करता, न कोई पुल करता, न कोई एक्शन करता, न कोई रिएक्शन, बाहर वाला का कोई काम ही नहीं है। अंदर बैठे हैं मॉलिक्यूल्स, एटम्स बैठे हैं कमरे में, वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। अब ठीक है, लेकिन बाहर से उन पे कोई फोर्स नहीं लगता है, तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम। अगर आप कमरे में हम रखेंगे, ठीक है, बच्चों को रखेंगे, वो एक दूसरे को धक्का मारते हैं, तो उसको भी हम बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। लेकिन वहां पे आइसोलेटेड सिस्टम इसलिए नहीं बोलते कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो होता है वहां पे। ठीक है, वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं होना चाहिए उस जगह, ये फ्रिक्शनल फोर्स भी नहीं होना चाहिए, कोई फोर्स एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए, तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो लेट अस कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू बॉडीज। एक आइसोलेटेड सिस्टम है, एक कमरा है मान लीजिए, जहाँ पे ग्रेविटेशन भी जीरो है, जहाँ पे फ्रिक्शन भी जीरो है, कुछ कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई बाहर से खिड़की से भी हाथ अंदर नहीं खींचता, धक्का मारता वक्का मारता कुछ नहीं करता है। तो वहाँ पे दो बॉडीज है, एक का मास m1 है और एक का मास m2 है। मान लीजिए छोटी बॉडीज होंगे या बड़ी बॉडीज होंगे, हमें पता नहीं है, लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम है। तो आइसोलेटेड सिस्टम मैंने आपको बोल दिया, जहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स नील होता है, जीरो होता है, यानी ना ग्रेविटेशन फोर्स भी एक्सटर्नल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्सटर्नल फोर्स वो भी नहीं है, कोई बाहर से इंसान हाथ भी अंदर नहीं घुसाता है धक्का देने के लिए, तो वो भी नहीं है। तो ये जो दो बॉडीज है, ठीक है, उनका मास m1 एंड m2 एंड दे आर मूविंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर से वो चलती है, एंड म्यूचुअली एक्टिंग एंड रिएक्टिंग अपॉन ईच अदर, वो एक दूसरे को धक्का मारते हैं। ठीक है, जब कोई एक्टिंग करता है, एक्टिंग से भी मैंने बोला एक्शन, तो वहां से रिएक्टिंग होती है, यानी रिएक्शन होता है, वो भी रिएक्शन क्या होता है, ये एक्चुअली रिएक्शन है, ये याद रखना है, आप कर दिए ये भी एक्शन बन जाता है, एक्शन और रिएक्शन। यानी कोई जिस चीज पे आप फोर्स लगाओगे, अगर आपके फोर्स को हम एक्शन बोलेंगे, जो वो वापस लगाएगा उसको बोलते हैं रिएक्शन, उस फोर्स को। ये फोर्स से होता है, एक्शन और रिएक्शन फोर्स से होता है। तो यहाँ पे एक्टिंग एंड रिएक्टिंग अपॉन ईच अदर, एक दूसरे पे वो फोर्स लगाते हैं। द म्यूचुअल इंटरेक्शन, अभी मैंने ये वर्ड यूज किया, ठीक है, ऑफ द टू बॉडीज, जो एक दूसरे पे वो एक्शन और रिएक्शन लगाते हैं, काज ए चेंज इन वेलोसिटीज ऑफ द टू बॉडीज, तो उनकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, ये बॉडी एक है और यहाँ पे एक और बॉडी है। अब इसको मैंने उस जगह पे रखा है, इस सिस्टम में आइसोलेट किया मैंने उनको। आज भी आइसोलेट करते हैं ना कोविड वालों को, जो कोविड पॉजिटिव उनको आइसोलेट करते हैं, अलग करते हैं, उनके साथ भी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है। अब ये दो बॉडीज है, ये एक ही लाइन के ऊपर से चलते हैं, ठीक है, तो जब ये अगर ये तेज चलते हैं तो इसको धक्का मारेगा, ये हो गया एक्शन, जो वो है वो वापस धक्का मारेगा, वो हो गया रिएक्शन। ठीक है, तो ठीक है, अब इनकी वेलोसिटी चेंज हो, जब हम किसी चीज को धक्का मारेंगे, ये पुश करेंगे तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, अगर पुल करेंगे तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो अब पता नहीं डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है, इसने पुश किया या पुल किया, पीछे पीछे से खींचा इसको या धक्का मारा, तो इसका हम क्या बोलते हैं, इसने इसकी वेलोसिटी चेंज की, पता नहीं इंक्रीज की या डिक्रीज की।
तो इट काज चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द टू बॉडीज। कौन किसी वजह से चेंज वेलोसिटी होगी? ड्यू टू म्यूचुअल इंटरएक्शंस, यानी ड्यू टू एक्शंस एंड रिएक्शंस जो वो एक दूसरे पे करते हैं। लेट डेल, अब उनका जब वेलोसिटी चेंज होगी, मैंने अभी बोला आपको, जो पी है वो एम वी के बराबर होता है, ठीक है। अब अगर किसी चीज की ये वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, इसका मतलब क्या हो गया? उसका मोमेंटम भी चेंज होगा। अगर जब मास चेंज नहीं होगा, मास तो कांस्टेंट है, वो 10 केजी होगा, उसको धक्का मारो उसके बाद भी वो 10 केजी होगा, ठीक है। उसको पुल करो या पुश करो, उसका मास चेंज नहीं होगा, वो मतलब वेलोसिटी उसकी चेंज हो जाएगी। धक्का मारोगी उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, खींचोगी उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। जब वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम भी चेंज होगा, ठीक है। तो अब कितना मोमेंटम चेंज होगा? मान लीजिए अगर इसका मोमेंटम 10 था, ठीक है। एक बॉडी जो है, बॉडी वन, मैं यहाँ पे लिखूंगा बॉडी वन, उसका मोमेंटम जो है वो 10 था। अब इसका जब आपने इसको धक्का मारा तो इसका मोमेंटम बन गया 10.1। अब वेलोसिटी ये मोमेंटम कितना चेंज हो गया? ये हो गया 0.1 चेंज, ठीक है। किसका चेंज हो गया ये 0.1? वेलोसिटी, ये होगी बॉडी वन का चेंज हो गया कितना? 0.1। अब ये 0.1 है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है डेल पी वन, ये याद रखना। इसी तरह से बॉडी टू का भी चेंज हो जाएगा, इस बॉडी टू का कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा, तो ठीक है, वो हम रखेंगे डेल पी टू। So let del p1 जो यहाँ पे मैंने लिखा है, let del p1 and del p2 are the change in the momentum of the two bodies. Then according to conservation of linear momentum, ठीक है, जो conservation of linear momentum, total change must be equal to zero. Total change must be equal to, total change in the momentum of the body must be equal to zero. ये कैसे होता है? अगर इसका हो गया 0.1, ये हमें लिखना है प्लस 0.1, ठीक है। ये इंक्रीज हो गया, इसका मोमेंटम क्या हो गया? इंक्रीज हो गया बाय प्लस 0.1। वो 0.1 कहाँ से आएगा? वो इसने इससे लिया, तो इसका बेचारे का माइनस हो गया, ठीक है। इसका माइनस 0.1 हो गया, ठीक है। अगर इसको प्लस ऐड हो गया तो आया कहाँ से वो मोमेंटम? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बोलता है, वो आएगा तो कहीं से नहीं, वो किसी दूसरे से इसने लिया होगा, दूसरे का मोमेंटम लिया होगा। सो सॉरी, जो बॉडी वन का है उसका मोमेंटम इंक्रीज हो गया, इस ऑटोमेटिकली जो बॉडी टू है उसका मोमेंटम डिक्रीज हो जाएगा। जितना इसका इंक्रीज हो जाएगा उतना उसका डिक्रीज हो जाएगा। तो जो टोटल मोमेंटम फिर होगा वो होगा 0 प्लस प्लस 0.1 माइनस 0.1, तो वो 0 बन जाएगा। अब del p1 plus del p2 is equal to 0, it means del p1 is equal to minus del p2, जो यहाँ पे, ठीक है। अब del p2 को लेफ्ट साइड में दोनों साइड से इनको del t से मल्टीप्लाई करो, तो ये बन जाएगा del p1 by del t is equal to minus del p2 by del t। अब हम लिमिट्स लेंगे, del t tends to 0, so लिमिट यहाँ पे del t tends to 0, del p1 by del t is equal to limit del t tends to 0 minus del p2 by del t। तो ये मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आपको याद होगा, ये सारा क्या बन जाएगा? जिसको मैंने सर्कल किया है, ये बन जाएगा dp1 by dt, ये बन जाएगा माइनस dp2 by dt। अब dp1 आप खुद देखोगे ये f1 हो गया, क्योंकि dp by dt f के बराबर होता है, dp1 by dt f1 के बराबर होगा। और dp2 by dt किसके बराबर होगा? f2, उसके साथ नेगेटिव साइन है तो वो भी रहेगा। अगर f1 मेरा फोर्स जो था वो एक्शन था, जो मुझे वापस मेरे हाथ को फोर्स लगा वो हो गया रिएक्शन। सो एक्शन इज इक्वल टू माइनस रिएक्शन, ठीक है। इट मींस एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। एक्शन एंड, ये इसको नीचे लिखना, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।